हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी दिलो जान से पढ़ाई में लगे हुए हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पेपर लेकर मैं आ गया हूं। जी हां, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पेपर लेकर आ गया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। एग्जाम के साथ साथ आपकी करियर के लिए, जिन बच्चों ने भी MBA फाइनेंस में कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट सभी इसी पेपर से निकलते हैं। सारी टर्मिनोलॉजी अपन इसी पेपर के अंदर सीखने वाले हैं। MBA 4 सेम के लिए पेपर इंपॉर्टेंट है। UGC नेट के अंदर काफी सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2 दिन के अंदर अपन ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग एसेट। द अंडरलाइंग एसेट्स कुड बी प्राइस, ट्रेडेड सिक्योरिटी, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कवर, प्राइस, एक्स्ट्रा, फ्रूट, फ्लावर। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से। मान लेते हैं एक फार्मर है अपने पास जिसका नाम है मिस्टर पिंटू। ये मिस्टर पिंटू जी फार्मर हैं। ये फार्मर क्या मान लेते हैं, कुछ फ्रूट्स उगाते हैं। ये कह देते हैं चलो इनका एक बगीचा है जिनमें इनमें आम होने वाले हैं। अभी आम का सीजन भी आने वाला है, तो इन्होंने कहा मैंगो होने वाले हैं, है ना। और मैंगो भी कौन सा आम मैंगो सबसे पसंद है आपको, जरा कमेंट करके बताइएगा। लंगड़ा, दशहरी, है ना, कौन सा है मैंगो पसंद है। ठीक है, बहुत सारी किस्में आती हैं। तो तोता और भी बादामी, तो क्या ठीक है मैंगो, तो दशहरी हाँ। तो मैंगो जो आम है ये प्रोड्यूस करने वाले हैं और इसकी जो खेती, जो क्रॉपिंग खत्म होने वाली है, मान लेते हैं अपन जून 30 तारीख को ये मैंगो प्रोड्यूस करने वाला है। मीन्स कि जो इनका बगीचा है वहाँ से जब कटिंग होने वाली है वो 30 तारीख को होने वाली है। आज ये उसके फ्यूचर के प्राइस को लेके प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं जो कैरेट लूँगा या पर दर्जन लूँगा, पर केजी से बात करते हैं, चलिए पर केजी लूँगा, वो 20 रुपीज़ पर केजी लूँगा। इनकी जो मैंगो की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि मैं 20 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट से सेल करूँगा। लेकिन आज हुई है हमारे पास में 16 मई। ठीक है, अब समय है हमारे पास 30 जून का, 1.5 महीना बाकी है। तो क्या मैंगो के प्राइस बढ़ेंगे, कम होंगे, कोई कहना इनको पता नहीं। तो मिस्टर पिंटू को मिस्टर चिंटू मिलते हैं। कौन मिला है? मिस्टर पिंटू को मिस्टर चिंटू मिलते हैं और दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इस एग्रीमेंट में वो मिस्टर पिंटू चिंटू को ऑफर देता है कि आप ऐसा करिएगा कि प्राइस कुछ भी हो, प्राइस भले मैंगो का 20 रुपये केजी हो या 30 रुपये केजी हो या 15 रुपये केजी हो, आप मेरे को 25 रुपये किलो के हिसाब से मैंगो सेल करेंगे। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों पार्टीज प्रॉफिट में हुए। एग्रीमेंट कब के लिए? जून के लिए, कि जून में जब मैंगो आएगा तब ये जब मिस्टर पिंटू सेल करेंगे तो चिंटू को सेल करेंगे और उसकी फ्यूचर की प्राइस कितनी होगी? 25 रुपये पर किलो। समझ में आया? ये क्या कहलाया? डेरिवेटिव्स एग्रीमेंट कहलाया। ये क्या कहलाया? फॉरवर्ड फ्यूचर के काइंड ऑफ एग्रीमेंट कहलाया। ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट में अभी इनके लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे बेसिक से और समझाता हूं। यानी टू पार्टीज ए एंड बी एग्री अपॉन फ्यूचर प्राइस। तो सर इसको डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं? डेरिवेटिव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिपेंड होते हैं। जैसे कि पेट्रोल ले लीजिए। अगर मेरे को पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस पे अगर मैं कर रहा हूं तो ये किसके ऊपर डिराइव हो रहे हैं? ये डिराइव हो रहे हैं अपने क्रूड ऑयल पे। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं चीज ले लेता हूं, यहां पे मैं कर्ड ले लेता हूं, दोनों की प्राइस किसके ऊपर डिराइव्ड हो रही है? मिल्क के ऊपर। घी
की प्राइस ले लो, बटर की प्राइस ले लो, ठीक है, मक्खन की प्राइस ले लो, मिठाइयों के भाव ले लो, सबके प्राइस किसके ऊपर डिराइव है? मिल्क के प्राइस के ऊपर। यानी कि मिल्क की प्राइस अप एंड डाउन होगी तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? चीज और कर्ड की प्राइस पे, योगर्ट बोलते हैं ना, हाँ तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस के ऊपर भी कब अप एंड डाउन होगा? जब क्रूड ऑयल की प्राइस आएगा। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब ये डिपेंडेंट है जब दो पार्टी म्यूचुअली एग्रीमेंट कर रही है। किसके बारे में एग्रीमेंट कर रही है? म्यूचुअली एग्रीमेंट कर रही है कि ये फ्यूचर में होने वाला जो प्राइस है आप इसके बाद से रेट दे दीजिएगा। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में क्या है कि मैं एक शॉप पे जाता हूँ, चलो मेरे को क्यों भेजें, मिस्टर पिंटू ही भेजते हैं। मिस्टर पिंटू एक शॉप पे जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी मान लेते हैं गोल्ड का रेट चल रहा है 60,000 पर ग्राम, पर 10 ग्राम का रेट जो चल रहा है ना, तो ये रेट चल रहा है। और ये कह रहे हैं मेरे को पास जो पैसे आएंगे वो 2 महीने के बाद आएंगे। मिस्टर पिंटू क्या कह रहे हैं? मेरे पास जो पैसे आने वाले हैं वो 2 महीने के बाद आने वाले हैं। और 2 महीने मिस्टर पिंटू प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का रेट 2 महीने के बाद क्या होने वाला है, यानी जुलाई में और हाइक जाने वाला है, 62 रुपीज़ होने आने वाला है, 62,000 हो जाने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि अब क्या करा जाए? 60,000 अब मैंने देखो इमेजिनरी डेटा है ना, एक फिक्स डेटा नहीं है गोल्ड का। 60,000 आज रेट चल रहा है, 62,000 हो जाने वाला है। तो अब मिस्टर पिंटू सोचते हैं कि क्या करूं, ये एक सुनार के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि मेरे को आप 1 महीने 2 महीने बाद गोल्ड दे देना। कितना? 10 ग्राम, पर रेट आप आज की ही लेना, रेट आप आज की लेना। अब इसके अंदर हुआ क्या सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, बड़ी बेसिक चीज है। यहां पर हमारे मिस्टर पिंटू हैं और यहां पर सुनार हैं, ठीक है। अब मिस्टर पिंटू एग्री इसलिए हुए कि उनको लग रहा है गोल्ड का रेट 62,000 होने वाला है, और यहां पे सुनार को लग रहा है कि 58,000 57,000 तक रेट चला जाएगा। किसका? 10 ग्राम्स गोल्ड का, जुलाई के अंदर। तो ये दोनों ने एग्रीमेंट करा है, दोनों ने एग्रीमेंट करा। मिस्टर पिंटू ने एग्रीमेंट करा सुनार के साथ, सुनार ने एग्रीमेंट करा इनके साथ। दोनों ने एग्री हुआ कि 1 जुलाई को ये पेमेंट दे देंगे, ठीक है। ये इसको गोल्ड दे देगा, ये इसको पेमेंट दे देगा। रेट आज की होगी, आज की रेट क्या चल रही है? 60,000, ये याद रखना है। आज 16 मई की रेट चल रही है 60,000। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स इज कॉल्ड फॉरवर्ड एग्रीमेंट। अब इसमें कहाँ समझने में दिक्कत आ रही कि फ्यूचर डेट के लिए दो पार्टियों ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने वैलिडिटी के अनुसार, अपने लिक्विडिटी के अनुसार, अपने नियम शर्त बना के एक एग्रीमेंट करा। क्या एग्रीमेंट करा कि ये जो फ्यूचर में जो हमारी प्राइस है वो इररिलेवेंट रहेगी, हम प्रोडक्ट जो डिलीवर करेंगे वो आज की प्राइस में करेंगे। मिस्टर पिंटू जो बायर है इसको प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। और मिस्टर सुनार जो हमारे मिस्टर चिंटू जी हैं, इनको प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस कम होगा। सिंपल सी बात है, गणित समझ में आया कि आज मैंने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 60,000 रुपीज मान लिया। अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ गया और मैंने आज कम में खरीदा है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और अगर इसका प्राइस कम हो गया तो मेरे को क्या होगा? लॉस होगा। जितना प्राइस कम होगा उतना मेरा लॉस कहलाएगा। इसको इस बेसिक थ्योरी के साथ ही पूरा का पूरा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट टिका हुआ है। अगर ये बेसिक छोटी सी थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो कोई और समझो, बुक को खोलो, एक बार फिर वीडियो देखो, क्योंकि इसी बेसिक थ्योरी से ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आगे। फिर से समझते हैं। दो पार्टी है, दोनों फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक पार्टी क्या बोल रही है कि प्राइस बढ़ने वाला है, और दूसरी पार्टी क्या बोल रही है? प्राइस कम होने वाला है। तभी दोनों एग्री हो रहे हैं एक चीज करने के लिए। लेकिन यहां पर एक नुकसान क्या है? नुकसान ये है, मिस्टर पिंटू जी चले गए दुकान पे, ठीक है, जुलाई में। अब जुलाई में रेट हो गया है 63,000 रुपीज, यानी मिस्टर पिंटू को कितने का प्रॉफिट हो गया है? 3,000 रुपीज का। लेकिन यहां पर जो सुनार है वो डिनाई कर गया। उसने कह दिया नहीं, जब तक आप 3,000 रुपये ज़्यादा नहीं दोगे मैं आपको गोल्ड नहीं दूंगा ना, मना कर दिया सुनार साहब ने। उन्होंने एग्रीमेंट से पीछे खींच लिया।
दूसरा केस भी हो सकता है, मिस्टर पिंटू जी गोल्ड का रेट हो गया है 54,000, तो सुनार की दुकान पे वो गए नहीं और सुनार भैया सोचते रह गए कि मिस्टर पिंटू आएंगे तो उनको 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। तो दोनों में दोनों पार्टियां डिनाई कर सकती हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर दोनों पार्टीज हैं, अपने हिसाब से उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, अपने टर्म्स पे एग्रीमेंट बनाया, वो डिनाई कर गई। ये डिनाई करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें लूप होल ज़्यादा है। ये छोड़ के जा सकता है, मिस्टर पिंटू भी छोड़ के जा सकता है और सुनार भैया भी छोड़ के जा सकते हैं, और यहाँ पर एग्रीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस वॉलेटाइल होगी, अप एंड डाउन होगी। इस तरीके के एग्रीमेंट को ही डेरिवेटिव्स एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये डेरिवेटिव्स एग्रीमेंट किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। आज तो पसीना बहुत आ रहा है, एसी भी चालू नहीं है, ठीक है, और गर्मी तो आपको पता ही है प्रचंड पड़ रही है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच वैल्यू डिपेंड ऑन अंडरलाइंग एसेट्स। अब देखिएगा, अंडरलाइंग एसेट्स मैंने आपको बताया था ना, पेट्रोल की प्राइस किसके ऊपर डिपेंड है? क्रूड ऑयल के ऊपर। तो ये डेरिवेटिव्स हो गए पेट्रोल, और ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गई? क्रूड ऑयल हो गई। क्लियर हो गया? Underlying assets could be price the traded of security of gold, copper, aluminum, may even cover the price of the fruits and flower. Derivatives have become the important in India since 1995 से, यानी ज़्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है। विद द अमेंडमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है 1956। केवल इतना सा बात, आपको छोटी छोटी बातें इसके अंदर याद रखनी है। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना? देखो 10-11 मिनट का वीडियो मैंने इसीलिए स्टार्ट में बेसिक से 2-3 एग्जाम्पल लेके बनाया, क्योंकि इसके आगे की सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड है। यकीन मानना, पूरी 5 यूनिट इसी एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड है कि किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, और क्या इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स कौन कौन से क्लासिफाइड हो सकते हैं? एक बार और बेसिक, कुछ भी नहीं, हाँ, डेरिवेटिव्स कौन कौन से क्लासिफाइड हो सकते हैं, मतलब कि ये जो 2 एग्रीमेंट हुए थे ना, ये किस किस तरीके से हो सकते हैं? सबसे पहला है कमोडिटीज डेरिवेटिव्स। कमोडिटीज डेरिवेटिव यानी कमोडिटी, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनके प्राइस प्रिडिक्शन करा आपने, उसको कहा कि आपको गोल्ड खरीदना है। एक तो देखो, आप डिलीवरी लेते हो गोल्ड की, है ना, डिलीवरी का सिस्टम तो आपको पता ही है। इधर भैया गए, ये सोना रखा, पैसे दिए, अमाउंट ट्रांसफर किया और गोल्ड लेके घर आ गए। ये हो गया डिलीवरी सिस्टम। शेयर मार्केट में भी डिलीवरी सिस्टम में T+1 डेज चल रहा है। अभी उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। डिलीवरी का मतलब शेयर आज ही खरीद लिया। अब शेयर के लिए भी डेरिवेटिव्स हो सकता है, शेयर के लिए भी फ्यूचर में प्राइस प्रिडिक्ट हो सकती है, कमोडिटी के लिए भी फ्यूचर में प्राइस प्रिडिक्ट हो सकती है, इंटरेस्ट रेट के लिए भी। अपन तो अब यहाँ पर कुछ भी सोचने में लगे, लोग बारिश के ऊपर कर रहे हैं कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही, तो यहाँ पर किसी प्राइस को लेके फ्लक्चुएशन फिक्स करा जाता है। बात समझ में आ गया? तो डेरिवेटिव्स कितने टाइप के? पहले तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स, फिर होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या आते हैं? शेयर्स आते हैं, करेंसीज आती है, ठीक है। बेसिक डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फ्यूचर ऑप्शंस आते हैं। फ्यूचर ऑप्शन ये अपन थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है, शेयर मार्केट के सारी की सारी चीजें, फ्यूचर ऑप्शन, अपन पुट एंड कॉल, ये सारी चीजें अपन आगे सीखेंगे। और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, ये इंटरेस्ट रेट्स और स्वैप करके एक पूरी यूनिट्स है आपकी, तो वो भी अपन डिटेल में सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं। और एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स आर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड अकॉर्डिंग टू द, एक एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव्स है। अभी तो आप केवल इतना समझो कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि द टाइप्स ऑफ द डेरिवेटिव्स एक्सप्लेन कीजिए, तो टाइप्स ऑफ द डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है कमोडिटिव डेरिवेटिव्स, यानी कि जो कॉपर है, जूट है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनका अगर अपन ट्रेड ऑफ करते हैं तो कमोडिटी डेरिवेटिव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव जब हम शेयर मार्केट, इंडेक्स, इनका डेरिवेटिव करते हैं तो वो कमोडिटिव डेरिवेटिव। बेसिक डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शंस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स में इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी आती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक से स्टार्ट है। देखो वीडियो लंबा होगा क्योंकि चीजें बहुत लंबी है ना। पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट, अब कौन कौन पार्टिसिपेशन करता है?
पार्टिसिपेशन कौन कौन करता है? सबसे पहला पार्टिसिपेशन होते हैं हेजर्स। हेजर्स क्या होते हैं? हेजर्स आपकी रिस्क मिनिमाइज करते हैं। इसको किस तरीके से समझिए कि एक इंश्योरेंस ले लेते हैं अपन। अब एक किसान है, ठीक है, एक फार्मर है, उसने एग्रीमेंट करा है कंपनी को कुछ सेल करने में। मान लेते हैं उसकी फसल जो है उसको सेल करने में 30,000 का उसने एग्रीमेंट करा। फ्यूचर डेट में उसका एग्रीमेंट हुआ, फॉरवर्ड एग्रीमेंट हुआ, उसने 30,000 रुपये में अपनी पूरी की पूरी फसल कंपनी को सेल कर देंगे। यानी ABC कंपनी इस किसान से, फार्मर से पूरा का पूरा, ABC कंपनी उसका पूरा का पूरा जितना भी वो क्रॉपिंग हुई होगी वो 30,000 में ले लेगा। अब इस किसान को पता चलता है कि ये बात तो ठीक है कि अपन ने फ्यूचर में एग्रीमेंट करा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ जाएंगे, इसकी प्राइस बढ़ जाएंगे या इसकी प्राइस कम हो जाएंगे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब ये दोनों ही बातें हो सकती है तो मान लेते हैं कि इसको प्राइस हो गए हैं 65,000 रुपीज़। अब इसी फसल के भाव कितने हो गए? 65। तो किसान भाई को नुकसान कितना हुआ? 35,000। अगर वो हेजिंग ना करेगा तो, अगर वो क्या नहीं करेगा? हेजिंग नहीं करेगा तो वो इस हेजिंग नहीं, अभी चलो इंश्योरेंस पे समझते हैं, फिर हेजिंग पे सेकंड टॉपिक में आएंगे, ठीक है। हेजिंग करके भी पूरी यूनिट है, इसलिए उसको भी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर 35,000 रुपीज़ उसने मान के चले कि 30,000 है, भाव 65 हो गया, उसको लॉस कितना हो गया? 35,000 का। क्यों? क्योंकि उसने कम में सेल कर दिया है और फ्यूचर में उसके भाव बढ़ गए। अब किसान इसको रिस्क को मिनिमाइज करता है। वो क्या कहता है? रिस्क मिनिमाइज करने के लिए वो क्या कहता है? इंश्योरेंस कराता है। क्या कराएगा? इंश्योरेंस कराएगा। हम जैसे कि हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराएगा। वो अपने जो उसने कॉन्ट्रैक्ट कराया है उसका इंश्योरेंस करा देगा, ठीक है। जब ये उसने इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो उसने एक सर्टेन काइंड प्रीमियम भी पे करना होगा। ये बात तो समझ में आई। जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं एक प्रीमियम देते हैं। कार इंश्योरेंस कराया 20,000, बाइक इंश्योरेंस कराया 3,000, इस तरीके की हम प्रीमियम देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कराया, डिपेंड ऑन द मैच्योरिटी वैल्यू हम एक प्रीमियम देते हैं। तो हमने एक प्रीमियम इसकी ली 1,000 रुपीज़ की, इसकी प्रीमियम ले ली। जो हमने एग्रीमेंट कराया था उसकी 1,000 रुपीज़ की प्रीमियम हो गई। अब क्या हुआ? अब जितना भी लॉस होगा वो हमने किसको ट्रांसफर कर दिया? रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। रिस्क ट्रांसफर किसको कर दिया है? इंश्योरेंस कंपनी को। अब यहां पर रिस्क ट्रांसफर कर दिया गया है। कितना रिस्क? जितना भी होगा। अब हमारी आज की तो प्रोडक्ट वैल्यू 30,000 है। अगर ये प्रोडक्ट वैल्यू और बढ़ गई 70,000 हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना पेमेंट करेगी? मतलब ये किसान भाई को कितना पेमेंट मिल जाएगा? 40,000 रुपीज़, क्योंकि इसको लॉस हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आई। अगर इसकी वैल्यू 28,000 हो जाती, मान लो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 28,000 हो गई। इसने सेल कितने में करा था? 30,000 में। तो ये इसको 2,000 रुपये किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इसने तो बस 1,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। इससे इसने इसका पूरा रिस्क कवर कर लिया। अब कंपनी इससे 1,000 रुपये इसको भी नहीं देगी और इससे भी नहीं लेगी। इस काइंड ऑफ इंश्योरेंस। और ये कब प्रोबेबिलिटी होती है? कि जब आपको लग रहा होता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर दोनों कर सकती हैं। यहाँ पर ABC कंपनी भी इंश्योरेंस कर सकती है। यहाँ तो किसान तो कर ही रहा था। ABC कंपनी ने इंश्योरेंस करा था। ABC ने प्रोडक्ट बाय करने के लिए इंश्योरेंस करा था 30,000 में। उसने अपनी ABC कंपनी ने रिस्क किसको ट्रांसफर कर दी है? कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। अब कितने रुपए में? मान लेते हैं इन्होंने भी 1,000 रुपये का प्रीमियम भरा और अपनी क्या करी? रिस्क जो करी वो ट्रांसफर कर दी। अब इन्होंने जो एग्रीमेंट करा है वो तो 30,000 के भाव से करा है। अब जो भी प्रोडक्ट का भाव रहेगा, जो भी उसकी फसल का भाव रहेगा, इनको तो 30,000 रुपये पेमेंट करना है। इन्होंने 30,000 का पेमेंट कर दिया। मान लेते हैं भाव जो था उसका वो 27,000 रुपये रहा। तो हम यहां पर देखिएगा, वहां पर किसान को फायदा हो रहा था, यहां पर ABC को नुकसान हो रहा है। जब भाव कम होगा तो ABC को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भाव जो था वो पहले से कम हो गया है। जब कम हो गया तो उसका लॉस कितना हुआ है? 3,000 रुपीज़। अब ये 3,000 रुपीज़ का पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगा। अगर भाव बढ़ जाता 32,000 हो गया
तो 2000 का किसको प्रॉफिट हो जाएगा? एबीसी को। लेकिन रिस्क ट्रेडिंग कंपनी को 2000 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं बात बता रहा हूं कि 2000 का प्रॉफिट जो एबीसी को हुआ है वो एबीसी को और इंश्योरेंस कंपनी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसको नहीं समझ में आया तो फिर बेसिक से समझना, जो बायर होता है उसको प्रॉफिट कब होता है? जब चीज लेस वैल्यू में खरीदी गई हो। यानी कि कोई मैंने 30,000 की चीज खरीदी है ना, और इसका भाव बढ़ गया 32,000 हो गया आज, तो मैंने तो कम में खरीदी है, ये लेस वैल्यू है, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ ना, हाँ या ना? अगर मैंने कोई आज चीज खरीदी 30,000 की और उसका फ्यूचर में भाव बढ़ गया 40,000 हो गया, तो 10,000 का लाभ हुआ। और अगर मैंने कोई चीज सेल कर दी 45,000 में और उसका फ्यूचर में भाव 60,000 हो गया, तब मेरे को नुकसान हो गया क्योंकि मैंने कम में बेच दिया है। अगर उसका भाव कम हो जाता है 40,000 हो जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। एक जगह भाव बढ़ने बेचने में ये सेलर और बायर का कंसेप्ट याद रख लेना, समझ लेना अच्छी तरीके से कि सेलर को प्रॉफिट कब होगा? जब भाव बढ़ेगा। सेलर को प्रॉफिट कब होगा? जब भाव कम होगा। सॉरी, सेलर को प्रॉफिट कब होगा? जब भाव कम होगा। सेलर का प्रॉफिट नहीं, यहाँ लॉस हो गया 15,000 का, क्योंकि 60 की चीज उसने कितने में बेच दी है? 45 में बेच दी है। बात समझ में आ रही है? और बायर को यहाँ प्रॉफिट हो गया 15,000 का, सेलर को लॉस तो बायर का प्रॉफिट, बायर का लॉस तो सेलर का प्रॉफिट, वैसा वर्षा चलता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। और इसी को ही क्या बोलते हैं? अब ये जो काम कर रहा होता है हेजर क्या काम कर रहा होता है? दोनों जगह शॉर्ट करके मिनिमाइज कर रहा होता है। यानी कि उसने अगर ऑप्शन जो लिया है उसका रिवर्स ऑप्शन वो लगा देगा, तो हेजिंग कहलाएगी। अपन इसको और डिटेल में सीखेंगे, पूरी यूनिट है। स्पेकुलेटर ये दोनों पार्टीज ही होती हैं जो सट्टा लगा रही होती है। स्पेकुलेटर सट्टेबाजी सौदेबाजी कहलाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो बताते हैं कि इसका भाव बढ़ने वाला है, कम होने वाला है। आर्बिट्रेचर इज काइंड ऑफ मीडियोकर होता है। वो दोनों पार्टीज का क्या करता है? मिलान कराता है, कहता है कि आइए हम भाव कराएंगे, हम ये कराएंगे, है ना। अपने यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस काइंड ऑफ आर्बिट्रेचर का। ठीक है, टू ट्रांजैक्शन इनटू टू डिफरेंट स्टॉक मार्केट। और ये स्टॉक वन स्टॉक से सेकंड स्टॉक के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकता है। मीडियोकर बोलते हैं आर्बिट्रेचर को। हेजर समझ में आ गया, स्पेकुलेटर समझ में आ गया, ठीक है, आर्बिट्रेचर समझ में आ गया। स्पेकुलेटर्स अपने बेसिकली आप यही मान के चलिएगा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, हाँ। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट का नेचर क्या कह रहा है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज डिराइव फ्रॉम द प्रीवियस अंडरलाइंग एसेट। सेम बात कह रहा है। प्रिलिमिनरी सिंपलेस्ट डिराइव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा होता है फाइनेंशियल मार्केट का? कौन सा फॉर्म होता है? फॉरवर्ड मार्केट। जो अब तक अपन ने सीखा है, दो सुनार और पिंटो जी के बीच का एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी और फार्मर का एग्जाम्पल, वो सारे कौन से हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स आर यूजुअली ब्रॉडली कैटेगराइज। रिलेशनशिप बिटवीन अंडरलाइंग एंड द डेरिवेटिव्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग, मार्केट विच आर ट्रेडेड, ठीक है, पे ऑफ प्रॉफिट। आप इसको और अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं डेरिवेटिव्स को, तो आप तो अभी फाइनेंशियल मार्केट जितना हमने कोर्स में उसमें ही अपन बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट मार्केट और अंडरलाइंग एसेट्स के बारे में, पे ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी इसमें बात कही जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसलिए अभी मैंने एग्जांपल क्लियर नहीं किया। हाँ, अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक तो वो भी टाइप्स थे, एक ये भी टाइप्स है। ये टाइप्स क्या है? दो तरीके के टाइप्स हैं, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेड ऑफ। अगर ये समझ में आ गया ना, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेड ऑफ, यकीन मानिएगा पूरा कोर्स समझ में आ गया आपको। पूरा का पूरा कोर्स ही इन 2 पॉइंट के ऊपर टिका है। मतलब कि पूरा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का कोर्स ही इन 2 पॉइंट के ऊपर टिका है। ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर क्या होता है? यहां पर मिस्टर पिंटू और मिस्टर चिंटू दोनों मिलकर म्यूचुअल हैप्पीनेस से या एग्रीमेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहे हैं। वो कह रहा है इसका भाव इतना है, ये कह रहा है इसका भाव इतना। मेरे पास गोल्ड है, वो कह रहा है सुनार और पिंटू, मिस्टर पिंटू और यहाँ पे सुनार ले लिया अपन ने। ठीक है, दोनों म्यूचुअल हैप्पीनेस से फाइनल कर रहे थे फ्यूचर की डेट को, इसको ही बोलते हैं ओवर द काउंटर।
सेकेंड है एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ये मिस्टर पिंटू और यहाँ पर सुनार भैया दोनों आपस में एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ये दोनों जाएंगे एक एक्सचेंज हाउस में। कहाँ पे जाएंगे? एक्सचेंज हाउस में, और जैसे अपन मान लेते हैं NSE है ना, और कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वहां पर जाकर ये दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब इससे क्या फर्क होगा सर? दोनों करने हों तो ज़्यादा बढ़िया, ओवर द काउंटर हो जाए और दोनों एक्सचेंज रेट में जाएंगे तो कमीशन भी लगेगा, लेकिन दोनों को सिक्योरिटी रहती है। क्या सिक्योरिटी रहती है? देखो बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एक तो जो दोनों करते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, और जब सिक्योरिटीज आ जाती है बीच में, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक तो सिक्योरिटी रहती है, दोनों में से कोई भी पार्टी डिनाई नहीं कर सकता। मैंने बोला था ना, मिस्टर पिंटू जो है वो घर बैठा रहा, वो आया ही नहीं सुनार के पास। सुनार के पास आएगा तो उसको 4000 का प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड, आपको खुद ढूंढने की जरूरत नहीं होती, सेलर एंड बायर आपको एक्सचेंज ढूंढता है, फिक्स्ड टर्म्स रहती है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था 60,000 70,000, इनके खुद की एग्रीमेंट नहीं होता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद डेवलप करके देता है, बायर सेलर खुद ढूंढ के देता है, सारी चीजें इनमें फिक्स्ड होती है। क्लियर हो रहा है? इसको कौन सा एग्रीमेंट बोल रहे हैं अपन? Exchange traded derivatives counter are those derivative instruments that are traded via specialized derivatives exchange or the exchanges। ठीक है, और ओवर द काउंटर तो आप डायरेक्टली जाकर एग्रीमेंट कर लिया, सिंपल है फॉरवर्ड एग्रीमेंट। हाँ, अब यहां पर दो बेसिक टाइप्स और देखने को मिलते हैं, फॉरवर्ड और फ्यूचर। जो ओवर द काउंटर है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ओवर द काउंटर क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रांजैक्शन बाइंड्स विद द सेलर एंड द बायर फॉर द फ्यूचर डेट। ठीक है, लेकिन दोनों छोड़ सकते हैं, दोनों हट सकते हैं, इसमें चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसमें हेजिंग नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा हेजिंग कर पाते हैं लेकिन सही से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, इसमें एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन अपन चेंज नहीं कर सकते, लिक्विडिटी कम होती है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किसमें होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड फर्म होती है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, सेबी होती है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा रेगुलेट करती है। बात समझ में आ गई ना? अब इसका डिफरेंस एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, What is the difference between the forward and the future agreement, future contract? अब साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एक एक करके पॉइंट चल रहा हूं। डिसाइड बिटवीन बायर एंड सेलर, यहां पर बायर और सेलर डिसाइड करते हैं क्योंकि दोनों का म्यूचुअल है, जबकि यहां पर एक फिक्स मार्केट है। जैसे कि अगर मेरे को ICICI के शेयर लेने हो तो 1375 कुछ है, और HDFC के 1450 का, मतलब लॉट के अंदर कैलकुलेशन होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अपन फ्रैक्शंस में 5, 10, 20, 40 में भी डिसाइड कर सकते हैं। प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी रहती है, फिक्स रहती है, और यहाँ पर चेंज होती है एवरी डे। जब हम फ्यूचर मार्केट के अंदर आते हैं, जब कमोडिटी एक्सचेंज में चलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस चेंज होती है, जबकि यहाँ पर फिक्स रहेगी वो 60,000 रुपये तक, जब तक डेट नहीं आ जाती। मार्केट टू मार्केट होता ही नहीं है, और यहाँ पे मार्केट टू मार्केट एवरी डे होता है। मार्क टू मार्केट, मार्केट टू मार्केट, मार्क्ड टू मार्केट, सॉरी, मार्क्ड टू मार्केट, यानी कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ट्रांजैक्शन करना या एक मार्क से दूसरे मार्क के ऊपर चलना, यानी वॉलेटाइजेशन, यानी कि प्राइस अप डाउन होना, ये मार्क टू मार्केट कहलाता है। इसमें होगा नहीं होगा क्योंकि ये दो पार्टी नहीं है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता, यहाँ पे मार्जिन बायर और सेलर पेड करते हैं। मार्जिन होता क्या है? जो भी बायर को लॉस होने वाला होता है, यानी कि आज देखें बायर और सेलर एग्री हुए हैं किसी प्राइस 60,000 रुपये में फ्यूचर में, है ना। अब ये एग्री हुए, अब ये प्राइस जो है इसकी अप डाउन हो रही है। अगर ये प्राइस इसकी बढ़ेगी तो किसको लॉस होगा? आप बताइए, 60,000 के 65,000 हो गए तो किसको लॉस हुआ? भैया सेलर साहब को लॉस हुआ ना, क्योंकि उन्होंने 60 में बेच दिए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहेगा आप 5,000 रुपये जमा कराओ, है ना। और अगर इसकी प्राइस कम हो रही है 58,000, तो यहाँ पे कहेगा 2,000 रुपये जमा कराओ, बायर से कहेगा, क्यों? क्योंकि भाव कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मार्जिन, इसको बोलते हैं मार्जिन।
ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया। यूजुअली ये 20% रहता है, कहीं कहीं केस में मैंने 10% भी देखा है, लेकिन यूजुअली बाय जो प्राइस होती है उसको 20% मार्जिन रखवाया जाता है बिफोर द एग्रीमेंट। मतलब ये 60,000 पेमेंट करने से पहले, सेटलमेंट से पहले ये 20% बायर और सेलर से रखवा लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया है ना। काउंटर पार्टी की रिस्क रहती है, प्रेजेंट रहती है दोनों के अंदर ही, लेकिन काउंटर पार्टी कौन सी है? काउंटर पार्टी का मतलब क्या है कि आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए इसको, थर्ड पार्टी है ना। यहां पर प्रेजेंट है काउंटर पार्टी, थर्ड पार्टी की भी रिस्क है क्योंकि ये भाई एग्रीमेंट में वो गवाही जिसने दी है वो, और यहां पर काउंटर पार्ट रिस्क भी आप ये मान सकते हो कि यहां पर जो बायर है वो आया ही नहीं, मतलब इसके अंदर तो रिस्क होगी ही होगी, सेलर ने डिनाई कर दिया गया, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी पे भी रिस्क नहीं है और एक्चुअल पार्टी पे भी रिस्क नहीं है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर आर फिक्स बिटवीन 4 to 12। यहां पर 4 से 12 कॉन्ट्रैक्ट करे जा सकते हैं, यहां पर फिक्स करे जा सकते हैं। हेजिंग क्या होती है? टेलर मेड फॉर स्पेसिफिक डेट एंड क्वांटिटी, हेज आर परफेक्ट, हेजिंग इज नियरेस्ट मंथ। यहां पर हेजिंग होती है लेकिन एक फिक्स डेट पे होती है और नियरेस्ट मंथ के अंदर, इसके अंदर लिक्विडिटी होती है। क्या चेंज किया जा सकता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर इसको चेंज किया जा सकता है। ओवर द काउंटर इसको बोलते हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड, मैंने बोला था दोनों का एक ही नाम है। ओवर द काउंटर ही फॉरवर्डेड है और एक्सचेंज है फ्यूचर है, ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी, यहां पर मोड ऑफ डिलीवरी इज द रिजल्ट इन द डिलीवरी हो गया, और स्टैंडर्डाइज फॉलो किया जाता है। मीन्स के जितना भी फॉरवर्ड है ये अपना दो पार्टी मिलकर करती है, और जो फ्यूचर है ये किसी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या किसी कमोडिटी एक्सचेंज के द्वारा या किसी स्पेशलाइज्ड बॉडी के द्वारा एग्रीमेंट कराया जाता है। जब ये पॉइंट, ये बेसिक फंडा क्लियर होगा तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट आपको मैंने अभी बता ही दिया, अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ लिया, ठीक है, जब दो पार्टी बीच में एग्रीमेंट कर रही है। फ्यूचर मार्केट भी अपन ने समझ लिया कि अपन किसके अंदर थ्रू एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी कमोडिटी एक्सचेंज या किसी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एग्रीमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन मार्केट क्या होता है? कॉल एंड पुट के ऑप्शन होते हैं। ये पूरी यूनिट है इसलिए अपन इसको डिटेल के अंदर समझेंगे। कॉल एंड पुट के ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं कॉल एंड पुट के। कुछ बढ़ता है तो पैसा बढ़ जाता है, कॉल का ऑप्शन सीधा सीधा चलता है, पुट का ऑप्शन रिवर्स में चलता है ना। डिटेल के अंदर इसको समझेंगे, अभी यहां पर इसका पॉइंट नहीं है, अभी पूरी यूनिट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपन ने देख लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स, सॉरी हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव दैट आर अवेलेबल टुडे, ठीक है। दिस आर द ओल्डेस्ट ऑफ द डेरिवेटिव। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट टू सेल समथिंग इन फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिंपल सा कि किसी फ्यूचर डेट में सेल करने की जो अपनी बात है उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड मार्केट इन द इंडिया। अब फॉरवर्ड मार्केट इन द इंडिया में कह सकते हो कि फॉरवर्ड मार्केट फैसिलिटेट द हेजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। एनएससी रेगुलेट करता है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करता है, और इसके अंदर अपनी एफडीआईज अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है, और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? और ये हेजिंग के थ्रू सारा का सारा पैसा कमाते हैं। यदि किसी को हेजिंग नहीं आती ना, यकीन मानिए अगर किसी को हेजिंग नहीं आती तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जितना भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर है इनको हेजिंग बोला जाता है। हेजिंग के अंदर आपका प्रॉफिट भी मिनिमम हो जाता है, एक लिमिटेड हो जाता है, और रिस्क भी लिमिटेड हो जाती है। आपने जस्ट ऑपोजिट का बाय करना होता है। आरबीआई क्या करती है? स्वैप ट्रांजैक्शन का रोल प्ले करती है, करेंसी का जो रोल है वो आरबीआई प्ले करती है, अपनी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डिफरेंट मेथडोलॉजी है। अपन को इंडियन मार्केट के बारे में अगर थ्योरी आ गई तो इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म, 1995 से स्टार्ट हुआ था, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में चेंज किया गया था। हमारे यहाँ पर फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने डिफरेंट फॉर्म्स बना रखी हैं जो उसको सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें अपन को इसके अंदर लिखनी है। एनआरआई भी हेज कर सकते हैं, बाकी इसकी थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है, समझने लायक नहीं है अब केवल, ठीक है। यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी। हाँ, हेजिंग विथ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी है, हेजिंग का तो पूरा आगे है ही, फिर भी अगर है इसके अंदर लास्ट पार्ट तो अपन देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा लास्ट यूनिट का जरा सा बच रहा है। हेजिंग विथ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज वेयर द एग्री टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट्स एंड द प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट इज द प्राइस टुडे। द फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर, द स्पॉट एंड द मार्केट, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, एक सेकेंड। गेन स्पॉट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट, स्पॉट रेट। अब सुनिएगा,
हेजिंग बेसिकली है क्या? हेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने फ्यूचर में प्राइस ले रखा है कि 16,000 होगा और हमें डाउट है कि वो डाउन चला जाएगा, डाउट है होगा कि नहीं होगा, एग्री है तभी तो हमने फ्यूचर ऑप्शन उसका खरीदा है 16,000 का, लेकिन डाउट है कहीं 15 हो गया तो हमारा डूब नहीं जाए, इसलिए हम इसका पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि रिवर्स ऑप्शन अपन इसका बाय कर लेते हैं, जिससे हमारा ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि एक तरफ से खरीदा है एक तरफ बेचा है, या एक तरफ बेचा है एक तरफ खरीदा है, तो हमारा जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। इसी को ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज के अंदर हेजिंग बोलते हैं। स्पॉट रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट हो गई, स्पॉट यानी उस समय मिलने वाली रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट अगर ज़्यादा हो गई कम हो गई तो अपन को गेन हो जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रेट ज़्यादा हो गई तो अपन को लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। स्पॉट रेट आज 60 का मिल रहा था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट 45 का कर रखा है, तो मेरे को 15 का लॉस हो गया। और अगर कॉन्ट्रैक्ट रेट ज़्यादा है 45 और आज मेरे को स्पॉट पे 40 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे को 5 का प्रॉफिट हो गया, सॉरी 5 का लॉस हो गया। ठीक, गेन क्या हुआ, स्पॉट रेट कितनी है 60 और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने में करा था 45 के अंदर, यानी कि आज मेरे को भाव ये बाइंग का जो है वो ज़्यादा मिला, तो मेरे को क्या हो गया, गेन हो गया, और यहीं पे लॉस हो गया। यही दोनों पार्टीज हैं। गेन कब होगा, यहाँ पर अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की ओर से देख रहे हैं, इसलिए अपन को ये फॉरवर्ड मार्केट में लग रहा है। दोनों में रिवर्स भी हो सकता है, अगर मैं बायर के परसेप्शन से करूंगा तो लॉस होगा और सेलर के परसेप्शन से करूंगा तो प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं कैसे, जल्दी से। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल है, एक प्राइस दोनों एग्री हुए हैं 70,000 में, बायर ने कहा है कि मैं 70 में बाय करूंगा और सेलर ने कहा है मैं 70 में बेचूंगा। अब सेलर को प्रॉफिट कब होगा, जब इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 70 से कम 67 होगी, हाँ या ना। जब भी इसकी प्राइस डाउन जाएगी सेलर को प्रॉफिट उतना हो जाएगा क्योंकि उसने ज्यादा में बेच रखा है। और बायर को प्रॉफिट कब होगा, जब इसकी प्राइस हाई होगी, यानी कि 74,000। यही बात वहां पे कह रहा है। यहां पे क्या कह रहा है, स्पॉट रेट ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट रेट कम है। स्पॉट रेट कितनी है 74 और कॉन्ट्रैक्ट रेट कितनी थी 70, तो 4,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर हो गया। और इसी तरीके से ये बायर के परसेप्शन से लिखा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, बाकी इजी है टॉपिक। पूरी फर्स्ट यूनिट मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली। हेजिंग आपको समझ में ना भी आई हो तो पूरी आगे डिटेल यूनिट्स आने वाली है। स्वैप की पूरी डिटेल यूनिट्स है, कॉल पुट की पूरी डिटेल यूनिट्स है, जल्दी उनको देखने वाले हैं और जल्दी ये वीडियो और सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जल्दी ही दूसरे वीडियोज़ में मिलते हैं। जय हिंद।